हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम तैयारी। आज हम लोग विजयनगर साम्राज्य के प्रशासनिक व्यवस्था, कला एवं संस्कृति के बारे में पढ़ेंगे। तो वीडियो प्रारंभ करते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम लोग तालीकोटा का युद्ध इसको समझते हैं। यह युद्ध कब लड़ा गया था? 23 जनवरी 1565 को लड़ा गया था। किसके बीच में लड़ा गया था? विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य के बीच में। इसे राक्षसी तांगड़ी का युद्ध भी कहा जाता है। यह विजयनगर साम्राज्य के इतिहास का सबसे निर्णायक और विनाशकारी घटना थी, जिसने दक्षिण भारत के अंतिम महान हिंदू साम्राज्य के वैभव को लगभग समाप्त कर दिया। इस युद्ध के मुख्य पहलुओं को हम नीचे दिए गए बिंदुओं से समझ सकते हैं। तो युद्ध का मुख्य कारण क्या था? विजयनगर का प्रधानमंत्री राम राय, तुलुप वंश के राजा सदाशिव राय का सेनापति, बहुत शक्तिशाली और महत्वाकांक्षी था। उसने दक्षिण की मुस्लिम सल्तनतों, जिसमें बीजापुर, बीदर, गोलकुंडा और अहमदनगर शामिल थे, को आपस में लड़ाकर विजयनगर का प्रभाव बढ़ाने की कूटनीति अपनाई। लेकिन इन सुल्तानों को उनकी यह कूटनीति समझ आ गई। इन सुल्तानों ने राम राय की बढ़ती शक्ति को भांप लिया और विजयनगर के खिलाफ एक महासंघ बना लिया। अब हम समझते हैं कि इसमें दो गुट कौन कौन से थे। तो एक तरफ विजयनगर साम्राज्य था, जिसका नेतृत्व राम राय कर रहा था, और दूसरी तरफ दक्कन के सल्तनतों का संघ था, जिसमें बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीदर शामिल था। एक ध्यान देने वाली बात है कि बरार इस संघ में शामिल नहीं था, क्योंकि बहमनी साम्राज्य में कुल 5 राज्य था: बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा, बीदर और बरार, जबकि बरार इस संघ में शामिल नहीं था। तो इस संयुक्त मोर्चे का नेतृत्व कौन कर रहा था? अली आदिल शाह कर रहा था। युद्ध की घटना कहाँ हुई थी? राक्षसी और तांगड़ी। यह भीषण युद्ध कृष्णा नदी के पास राक्षस और तांगड़ी नाम के 2 गांवों के बीच लड़ा गया था। युद्ध का शुरुआत में क्या हुआ था कि विजयनगर की सेना भारी पड़ रही थी, लेकिन युद्ध का बीच में राम राय का 2 सेनापति, जो मुस्लिम सेनापति था, गिलानी भाई, तो गिलानी भाइयों ने विश्वासघात कर लिया और अपनी टुकड़ियों के साथ सुल्तानों से जा मिले। इसके कारण विजयनगर साम्राज्य की हार हो गई। 80 वर्षीय राम राय को बंदी बना लिया गया और अहमदनगर के सुल्तान ने उनका सिर काट दिया। तालीकोटा युद्ध के बाद सदाशिव ने तिरुमल के सहयोग से पेनुकोंडा को राजधानी बनाकर शासन करना प्रारंभ किया। विजयनगर के चौथे राजवंश आड़ाविडु वंश, जो कि 1570 से 1672 ईस्वी तक शासन किया था, की स्थापना तिरुमल ने सदाशिव को अपदस्थ कर पेनुकोंडा में किया था। आड़ाविडु वंश का अंतिम शासक रंग तीर्थ था। आड़ाविडु शासक वेंकट द्वितीय के शासनकाल में ही वडेयर ने 1612 ईस्वी में मैसूर राज्य की स्थापना की थी। अब हम लोग विजयनगर आने वाले प्रमुख विदेशी यात्रियों को देखते हैं। तो निकोलो कांटी इटली का यात्री था। 1420 ईस्वी में देवराय प्रथम के शासनकाल में आया था। अब्दुल रजाक फारस का 1442 ईस्वी में देवराय द्वितीय के शासनकाल में आया था। नुनिज पुर्तगाल का था। 1535 ईस्वी में अच्युत राय के शासनकाल में आया था। डोमिंग पायस पुर्तगाल का 1515 ईस्वी में कृष्णदेव राय के शासनकाल में आया था। बारबोसा पुर्तगाल का था। 1515 से 16 ईस्वी में कृष्णदेव राय के शासनकाल में आया था। अब हम लोग विजयनगर साम्राज्य की प्रशासनिक और सामाजिक व्यवस्था को समझेंगे। विजयनगर साम्राज्य की प्रशासनिक इकाई का क्रम घटते हुए इस प्रकार था। प्रांत
जिसे मंडल कहा जाता था। उससे छोटा था कोट्टम या वलनाडु, जिसे जिला के समान था। उससे छोटा होता था नाडु। नाडु से छोटा होता था मेला ग्राम, जो 50 ग्राम का समूह होता था। इससे छोटा होता था उड़, जिसको ग्राम कहा जाता था। विजयनगर कालीन सेनानायकों को नायक कहा जाता था। ये भूसामंत थे जिन्हें राजा वेतन के बदले विशेष भूखंड देता था, जो अमरम कहलाता था। अब हम लोग एक महत्वपूर्ण व्यवस्था के बारे में जानेंगे जो ग्राम के शासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए बनाया गया था। आयंगर व्यवस्था। प्रशासन को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए प्रत्येक ग्राम को एक स्वतंत्र इकाई के रूप में संगठित किया गया था। इन ग्रामीण इकाइयों पर शासन हेतु 12 प्रशासकीय अधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी, जिन्हें सामूहिक रूप से आयंगर कहा जाता था। ये अवैतनिक होते थे, मतलब इन्हें कोई वेतन नहीं दिया जाता था इन कार्यों को करने के लिए। इनका पद अनुवांशिक होता था। अनुवांशिक होता था मतलब वे जिस पद पर हैं उनका बेटा भी उस पद का उत्तराधिकारी होगा। एक महत्वपूर्ण आयंगर का उल्लेख है कार्निक। तो कार्निक नामक आयंगर के पास जमीन के क्रय विक्रय से संबंधित समस्त दस्तावेज होते थे। विजयनगर साम्राज्य की आय का सबसे बड़ा स्रोत लगान था। भू राजस्व की दर उपज का 1/6 भाग था। अब हम लोग विवाह कर के बारे में समझते हैं। तो विवाह कर वर एवं वधू दोनों से ही लिया जाता था, लेकिन जो विधवा से विवाह करते थे उन्हें यह कर नहीं देना पड़ता था। उसमें एक उमली प्रथा थी। उमली क्या थी? तो ग्राम में विशेष सेवाओं के बदले दी जाने वाली लगान मुक्त भूमि की भूधारण पद्धति थी। भूमि का प्रकार रक्त कोड़गे था। तो किस तरह की भूमि को रक्त कोड़गे कहा जाता था? तो युद्ध में शौर्य का प्रदर्शन करने वाले मृत लोगों के परिवार को दी गई भूमि, इसको रक्त कोड़गे कहा जाता था। कुट्टगी क्या है? तो ब्राह्मण, मंदिर या बड़े भूस्वामी जो स्वयं कृषि नहीं करते थे, किसानों को पट्टे पर भूमि दे देते थे। कुदी क्या था? वही कृषक मजदूर जो भूमि के क्रय विक्रय के साथ ही हस्तांतरित हो जाते थे, वही कुदी कहलाते थे। विजयनगर साम्राज्य में जो सैन्य विभाग था उसे कदाचार कहा जाता था, और इसका जो उच्च अधिकारी होता था सैन्य विभाग का, उसे दंडनायक या सेनापति कहा जाता था। वहाँ का जो टकसाल विभाग था, मतलब जहाँ से सिक्के वगैरह मतलब जारी किए जाते थे, तो उसे जोड़ी खाना कहा जाता था। उत्तर भारत से दक्षिण भारत में आकर जो लोग बसते थे उन्हें बड़वा कहा जाता था। विजयनगर में दास प्रथा प्रचलित थी। मनुष्य का क्रय विक्रय भी होता था, जिसे वेश्यवक कहा जाता था। सती प्रथा भी वहाँ विद्यमान थी, लेकिन यह स्वैच्छिक थी। मंदिर में रहने वाले स्त्रियों को देवदासी कहा जाता था। अब हम लोग विजयनगर साम्राज्य की कला और संस्कृति को समझते हैं। मंदिर स्थापत्य की प्रमुख विशेषता कल्याण मंडप और 1000 स्तंभों वाला गोपुरम का निर्माण था। तो कल्याण मंडप क्या होता था? यहाँ देवताओं का विवाह समारोह का आयोजन होता था। तो देवताओं की पत्नी हेतु अम्मान मंदिर का भी वहाँ निर्माण होता था। विजयनगर साम्राज्य का जो महत्वपूर्ण त्योहार था वो महानवमी का त्योहार था। विजयनगर काल की कन्नड़ कृतियों में भीमक द्वारा रचित वासव पुराण अत्यंत प्रसिद्ध लिंगायत धर्म ग्रंथ है। यहाँ हम लोग देखेंगे मधुरा विजयम एक पुस्तक है जिसे गंगा देवी लिखी है। तो ये कौन थी? तो बुक्का प्रथम का पुत्र कंपन की पत्नी थी। तो विजयनगर की सर्वाधिक प्रसिद्ध संगीत वाद्य वीणा था।
विजयनगर की चित्रकला लिपाक्षी कला के नाम से जानी जाती है। इसका विषय कहाँ का होता था इस चित्रकला का, लिपाक्षी कला का? तो रामायण और महाभारत के जो पात्र थे वह विषय होते थे इस लिपाक्षी कला का। नृत्य और संगीत को मिलाकर एक शैली विकसित हुई थी जो यक्षिणी शैली के नाम से जानी जाती है। विजयनगर का सर्वाधिक प्रसिद्ध सिक्का स्वर्ण का वाड़ा था। तो इसका वजन कितना होता था? 52 ग्राम। सोने के छोटे सिक्कों को प्रताप या फनम कहा जाता था और चांदी के छोटे सिक्कों को ताड़ कहा जाता था। यहाँ हम लोग देखेंगे कि जैसे कि विजयनगर का सर्वाधिक प्रसिद्ध संगीत वाद्य वीणा था, तो कृष्णदेव राय और राम राय एक अच्छे संगीतज्ञ थे। लक्ष्मी नारायण जो कृष्णदेव राय का दरबारी संगीतज्ञ था, उसने एक पुस्तक लिखी थी, उसका नाम है संगीत सूर्योदय। संत विद्यारण्य ने संगीत ग्रंथ संगीत सार की रचना की। तो दो महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं जो संगीत से संबंधित है। एक है संगीत सूर्योदय जिसकी रचना लक्ष्मी नारायण ने की है, और दूसरा है संगीत सार जिसकी रचना संत विद्यारण्य ने की है। दोस्तों, इस तरह से हम लोग विजयनगर साम्राज्य की शासन व्यवस्था और कला और संस्कृति को अच्छा से समझ लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे संबंधित क्विज का भी अध्ययन करेंगे। दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आ रही हो और मेरी मेहनत को आप लाइक कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस तरह के वीडियोस आप और भी देख पाएँ। धन्यवाद।